हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अक्षय क्लासेज में। और जितने लोग प्यारे बच्चों 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के चलाया हूं। और साथ ही इस वीडियो का हम लोग पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक एक चित्र मानचित्र पर भी बात को समझेंगे। और प्यारे बच्चों, कॉपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा, ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काट पाए। तो प्यारे बच्चों, पूरे अंत तक बने रहिएगा। और ये जो पेपर है ना 100% प्यारे बच्चों यहीं से छप करके आने वाला है। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक देखिए, बने रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो का एक प्यारा सा लाइक करके, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं प्यारे बच्चों, तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी दबा करके इस वीडियो को शेयर कर देना है। और इस वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूं प्यारे बच्चों 1K लाइक कराने का। 1K लाइक करा दो, मैं तुरंत जो है अगली और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए एक एक बात को बिना देर किए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अनुक्रमांक और नाम अपना ये दोनों जगह आप लोग भर लीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न को। वर्णनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है प्यारे बच्चों विक्टर एमेनुअल द्वितीय, पहला है जेस्पे मेथिनी और काउंटर कवूर। ऑप्शन डी है जेस्पे गैरेबाल्डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा जेस्पे मेथिनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या दूसरा पढ़िए। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसे सम्राट घोषित किया गया था 1871 में जर्मनी का प्रथम? मतलब कि प्रश्न है कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है कैंसर विलियम प्रथम। ऑप्शन दूसरा है बी विलियम द्वितीय। ऑप्शन सी है फेडरिक विलियम प्रथम। और ऑप्शन डी है ऑटोवान बिस्मार्क। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कैसर विलियम प्रथम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहां से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक बात को समझ के जाना है। और परीक्षा में 70 में 70 प्यारे बच्चों फोड़ करके आइएगा, ठीक है ना? एक एक बात आप लोग समझ के जाइए और परीक्षा में 70 में 70 फोड़ के। अब 3 नंबर प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सीमित राजतंत्र। ऑप्शन बी है कुलीन राजतंत्र। ऑप्शन सी है, ऑप्शन पर मत जाइए, असीमित राजतंत्र। या ऑप्शन डी है लोक राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? असीमित राजतंत्र। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना? एक एक बात को आप लोग समझ करके जाइए, सीधे सीधे छाप करके प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ये आपको बताना है, ठीक ना? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादकों में अधिकता, या कार्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ये आपका आंसर आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कार्न आयात पर नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा, ठीक ना? एक एक बात आप लोग समझ के जाइएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन पहला देखिए ब्रिटेन, ऑप्शन दूसरा है अमेरिका, ऑप्शन तीसरा है फ्रांस, और ऑप्शन डी है भारत। तो ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा अमेरिका। एकदम 100% जो है प्रश्न छप करके आने वाले हैं। और आप लोग सारे प्रश्न जो है एकदम ध्यान से देख के जाइएगा, ताकि परीक्षा में जरा सा भी आपको दिक्कत ना हो। अब प्रश्न संख्या 6 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? संघ सूची में नहीं है बोल दिया, संघ सूची में है, ये आपको बताना है। प्रतिरक्षा है, कृषि है, इसका राइट आंसर तीसरा का क्या है? पारदर्शी शासन है, वैध शासन है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? क्या हो जाएगा? ये जो फालतू का ऑप्शन है 2 बन गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 पढ़िए। 7 है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ठीक है, तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? किनकी आबादी सबसे ज्यादा है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। किसका? सिंहली हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक बात को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ते हैं 8। 8 है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ये आपको बताना है। कहाँ संघात्मक नहीं है? संघात्मक होने का मतलब है प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतंत्र की सरकार कहाँ पे नहीं है? कहाँ राजतंत्र है? कौन सा है? राजतंत्र है। इस ऑप्शन के आधार पर बताना है। ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और यहाँ कैसी सरकार चलती है? तो एकात्मक शासन चलता है, एकात्मक शासन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है धर्म और राजनीति अलग अलग है। और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? आप लोग ऑप्शन इसका देखिए। ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया है पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी है वैध शासन, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि सभी। ये लोकतंत्र से सभी लोग जो है संबंधित है। पारदर्शी शासन भी होता है, वैध शासन भी होता है और उत्तरदायी शासन भी होता है। जहां की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो वहां पे लोकतंत्र ही होता है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? ये आपको बताना है। पहला है हरियाणा में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए किसान जो सोपानी खेती है कहाँ होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, एकदम हम लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? चना है, ठीक है, ऑप्शन चावल है, चना है, मोटे अनाज है या कपास है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? चना ही होगा। ऑप्शन यहाँ बी ही होगा। ऑप्शन पर आपको ध्यान नहीं देना है, चना होगा, सीधे रट के चले जाइए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है कि खनिज तेल पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है यूरेनियम पाए जाते हैं, ऑप्शन सी है थोरियम पाए जाते हैं और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी है कि कोयला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? एक एक बात को आप लोग ध्यान से समझिए। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी कि आपका ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक है। चूना पत्थर कहाँ यूज हो सकता है आप खुद सोचिए। सीमेंट उद्योग है, मोटर गाड़ी है या एल्युमिनियम है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा ना
वो हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ठीक ना। ऑप्शन बी ही होगा, यहाँ ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझ लीजिए कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की या नेपाल की? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अनक है, लौह अयस्क है, कोयला है या चूना पत्थर है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक ना। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट डॉट यहाँ भरना है में सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक ना, प्रारंभिक क्षेत्रक। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? आपको बताना है लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या सोना? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कोयला। एंथ्रासाइट एक प्रकार का क्या है? तो कोयला का ही पार्ट होता है, कोयला का ही एक प्रकार है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ये आपको बताना है 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1950 में। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 1983 ईस्वी में। कौन सा? 1983 में, ठीक है। ऑप्शन मिसमैच कर दिया है। अब 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की स्थिति, उद्यमों की स्वामित्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो। अब हम लोग आ गए खंड व वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब चलिए कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। अथवा करके दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। एक किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है, हम लोग चलिए 2 कारण ही बता देते हैं। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न 1 का प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, कॉपी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाना है। मैं आपको यहाँ आंसर पहले बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कॉपी में कैसे लिखना है। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था। सूती कपड़ों का आयात क्या था? नगण्य था। आयात का मतलब प्यारे बच्चों जो है उधर से आना, ठीक है। जैसे ही भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा, कच्चे कपास की कीमत जो है बढ़ गई, पहला कारण ये था। दूसरा में लिखिएगा कि भारत में बुनकरों के पास आपूर्ति कमी थी और वे अत्यधिक कीमतों पर कच्चा कपास खरीदने को मजबूर थे। तो इस तरह से 2 कारण लिखिएगा, पूरे के पूरे आपको प्यारे बच्चों यहाँ से 4 मार्क मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 हमारा क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दे रखा है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि भारत में जो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण का कारण लिखिएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल विचार केंद्र सरकार यानी जो दिल्ली चलती है, केंद्र सरकार से निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, जिलों और गांवों में शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार को वितरित करना है, ठीक है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। आप बिल्कुल बढ़िया से लिख करके चले आइएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 2 मिट्टी की वर्णन कीजिए। 2 प्रकार के मिट्टी का वर्णन करना है। अथवा में करके प्यारे बच्चों दे रखा है कि अभ्रक का उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक ना। अब किसी एक को आपको क्या करना है?
कर करके चले आना है, ठीक ना। अब आप लोग लिखिएगा कि अभ्रक का उपयोग, आप लोग लिखिए कि अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, अभ्रक का कहाँ प्रयोग हो रहा है, रबड़ उद्योग में, ठीक है। रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, मानपत्रों की सजावट एवं विद्युत उद्योग में काम आता है। पवन मापी यंत्र तथा उत्तम कोटि का दर्पण अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। अब अभ्रक उत्पादित दो राज्य कौन कौन से लिख दीजिएगा, अभ्रक उत्पादित दो राज्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, ठीक ना। अब आप लोग आगे बढ़िए, प्रश्नोत्तर संख्या 4 की तरफ बढ़िए। 4 है यहाँ कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देश की स्थिति की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सी बेहतर विधि है। अथवा में करके दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के लिए किन्हीं दो सुझाव जो है दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। राष्ट्रीय आय इधर हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा पहला कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है, अतः यह राष्ट्रीय आय का औसत है, एवरेज है, ठीक ना। अब 2 नंबर में लिखिएगा राष्ट्रीय आय में कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है, प्रति व्यक्ति आय का संबंध एक देश की औसत आय से होता है। 3 नंबर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक स्थिति प्रगति का सूचकांक है, जबकि देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन के स्तर की माप का सूचक है। 4 नंबर में लिखिए कि राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक के मापने का प्रमुख साधन है। देश की स्थिति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय को उचित विधि माना जाता है, ये भी आपको लिख करके चले आना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, आगे जो हमारा आने वाला प्रश्न है सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और जिनका उत्तर हमें 150 शब्दों में लिखना है। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यहाँ से प्रिंट हो गया, अथवा में करके दिया है कि यह सहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का विवेचना कीजिए, ठीक ना। किसी एक का हमें जो है उत्तर लिखना है। चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं, सत्याग्रह का अर्थ ही लिख देते हैं। सत्याग्रह का अर्थ आप लोग लिखिए कि सत्याग्रह के विचार का मतलब सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। महात्मा गांधी का मानना था कि हम गलत नीतियों के बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे और हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। दूसरा में 2 जो है तीन आंदोलन को जो है चर्चा करना था। पहला लिखिएगा चंपारण सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट रखिए, मैप में भी बहुत आता है चंपारण वाला। 1916 ईस्वी में गांधी जी के विचार में चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। गुजरात लिखिएगा गुजरात सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल रही थी। ये लिख दीजिए। 3 नंबर में लिखिए अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या लिखना है कि सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देख लीजिए, समझिए, इतना आपको लिखना होगा 150 वाले में, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। और पूरे के पूरे आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर, ठीक ना। अब आप लोग लिखिएगा अथवा दूसरा है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। आप लोग लिखिएगा भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था है। सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो जातिगत व्यवस्था है, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, लेकिन उसने विकृत रूप धारण कर लिया और भारत में जाति प्रथा प्रचलित है, ठीक है।
जाति आधारित रोजगार के कारण रुचि रखने पर भी लोग एक दूसरे तीसरे धंधे को अपना नहीं पाते हैं, फलतः बेरोजगारी के शिकार भी हो जाते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा भारत के लिए प्रमुख कारण प्रचलित है। जाति प्रथा को समाप्त करने के उपाय आपको बताना है। लिखिएगा कि स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, छात्रावास आदि के नामकरण में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कानूनी तौर पर निषिद्ध किया जाना चाहिए, बंद करना चाहिए, ठीक ना। दूसरा, जातीय संगठन, परिचय, सम्मेलन पर कानून प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह से जो है आपका ये प्रश्न संख्या 6 भी हो जाएगा। अब आप लोग 7 नंबर प्रश्न पढ़िए। 7 नंबर है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी कीजिए। आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। या भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए, ठीक ना। आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। तो भूक्षरण के लिए हम लोग लिखिए, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखिएगा। भूक्षरण, भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एक होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वन विनाश, अत्यधिक चराई, झूम कृषि तथा खनन इसके प्रमुख कारण है। भूक्षरण रोकने के 4 उपाय क्या है? समुच्चय जुताई होनी चाहिए, पट्टीदार खेती होनी चाहिए, भू परिष्करण प्रक्रिया होनी चाहिए, वाव अवरोधक एवं आश्रय आवरण होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है प्यारे बच्चों, लिख देना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 हमारा क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अथवा में दे रखा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या की विवेचना कीजिए, ठीक है। पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब चलिए हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का बता देते हैं। लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना तथा खनन भी शामिल है। भारत की लगभग 70% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। द्वितीयक क्षेत्रक में लिखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार टोकरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? द्वितीयक क्षेत्रक। यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को उपभोक्ता उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तित करने पर भी मदद करता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं, सीधे चलते हैं हम लोग मानचित्र वाले संबंधित। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। अब पहला इसका प्रश्न क्या है? 9A का कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग जो है कीजिए, ठीक ना। ये आपको जो है इसका उत्तर लिखना है, ठीक। उसके बाद मानचित्र का प्रयोग भी आपको करना है। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। अब आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे कॉपी पर लिख देना है एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक ना। अब कहाँ हुआ था? तो नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नागपुर महाराष्ट्र, ठीक। अब इसका उत्तर ये हो गया। अब इसी को आप लोगों को कॉपी में क्या कर देना है? तो नोट कर देना है, ऐसे नोट कर दीजिएगा। अब इसको क्या करिएगा? मानचित्र। अब मानचित्र पर आपको ऐसे दिखा देना है। 9 का ए है नागपुर, हो गया। अब चलिए अब हम लोग 9 का दूसरा करते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो कहाँ तोड़ा था प्यारे बच्चों? तो दांडी गुजरात, ठीक ना। दांडी गुजरात आपको उत्तर लिखना है। और आपको क्या करना है? 9 का प्यारे बच्चों ये है 9 का 2 और दांडी गुजरात साबरमती में है, गुजरात में पड़ता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब आगे बढ़िए। तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, ये आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटी थी प्यारे बच्चों? तो अमृतसर पंजाब में घटी थी। 9 का 3 लगाइए, अमृतसर पंजाब लिखिए, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपको लिख देना है कि चंपारण बिहार में। कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। अब चौरी चौरा की घटना किस जिला में घटी थी? तो चौरी चौरा जो हुआ था प्यारे बच्चों गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। एक एक प्रश्न मैं इस पे बता दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ ये मानचित्र वाला प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताइएगा कि मानचित्र का वीडियो अपलोड किया जाए या न किया जाए, ठीक ना। अब 9B पढ़िए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग जो है यहाँ करना है, न कीजिए, छप गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर का नाम कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। एक एक बात आप लोग यहाँ से सीख जाइए। लखनऊ आपको ऐसे बिल्कुल लिखना है, ठीक ना, कॉपी बिल्कुल। लखनऊ उत्तर प्रदेश हो गया। अब कह रहे हैं नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर है कि दक्षिण भारत के एक प्रमुख नदी का नाम, तो ये क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, ठीक ना। अब 4 नंबर है कि भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। इस तरह से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लिए, इस वीडियो में इस प्रश्न पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर लिए। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।